हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार गुप्त, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लर्निंग साइंस स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज, एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर, जिसके टॉपिक है जिसका आज हम डिस्कस करेंगे भारत और यूरोपीय संघ। वर्तमान में जो यूरोपीय संघ है वो यूरोपीय राष्ट्रों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कहते हैं। इसका विकास उत्तरोत्तर विभिन्न संधियों के माध्यम से हुआ है, जिसमें पेरिस संधि 1951, रोम संधि 1957, मैस्ट्रिक्ट संधि 1991, नीस संधि 2002, लिस्बन संधि 2007, इनका विशेष इसमें योगदान रहा है। यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय देशों के राजनीतिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस संगठन में 28 सदस्य राष्ट्र हैं। यह संगठन विश्व की 20% से अधिक अर्थात 1/5 से अधिक अर्थव्यवस्था को कवर करता है, या उसका वहाँ 20% से अधिक विश्व की अर्थव्यवस्था पर अधिकार है। इस संगठन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए इस संगठन के अंतर्गत विविध संस्थाओं का विकास हुआ है, जिसमें यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय न्यायालय है या यूरोपीय बैंक है। इस संगठन के अंतर्गत उन्होंने अपनी साझी मुद्रा का भी विकास किया है, जिसे यूरो कहते हैं, और इसके अंतर्गत वीज़ा नियमों का जो सरलीकरण हुआ है वो विश्व के लिए अनोखा है। इतने सरल वीज़ा नियम हमको किसी दूसरे संगठन के अंतर्गत देखने को विश्व में नहीं मिलते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की बात करें तो 1962 में भारत और उस समय के यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसको कहा जाता था, को भारत ने एक संगठन के रूप में राजनीतिक मान्यता दी। जो इस मान्यता को देने वाले प्रथमतः एशियाई राष्ट्रों में भारत एक था। यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में शुरुआती समय में हुई, जब भारत ने यूरोपीय समुदाय EEC के साथ राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया। लेकिन भारत और यूरोपीय संघ के संबंध जो है सीमित रहे, विशेषकर यह व्यापार और विकास सहायता तक सीमित रहे, जिसके कारणों में शीत युद्ध काल के समय में भारत ने कूटनीतिकता की नीति को अपनाया, जिसके कारण भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया और भारत ने रंग भेद, उपनिवेशवाद, नपनुपीशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया। साथ ही नई पूंजीवादी जो विश्व व्यवस्था थी उसकी आलोचना की और उसके स्थान पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया, जिससे जो कि कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों के जो हित थे उसके अनुकूल नहीं था, जिससे दोनों के संबंध में विशेष ज़्यादा मधुरता नहीं रही या विशेषता आगे वो नहीं बढ़ पाए। फिर भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में जो मजबूती का दौर को हम देखते हैं वो शीत युद्ध के समाप्ति का दौर है। शीत युद्ध की समाप्ति जो है 1991 के समय में सोवियत विघटन के साथ हुई। इसी समय भारत ने अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और विश्व प्रदर्शन में भी वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रवृत्तियों का
इन सब का जो समेकित प्रभाव था वो दोनों पक्षों के संबंधों पर मजबूती से पड़ा और उसकी आवश्यकता महसूस भी की गई कि दोनों के संबंध जो है मजबूत हों। 1992 में इसी उद्देश्य से भारत और यूरोपीय जो कारोबारी थे उनके लिए संयुक्त कारोबार मंच की शुरुआत की गई और 1994 में साझेदारी और विकास पर एक समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार और आर्थिक संबंधों को आगे ले जाने की बात कही गई। लेकिन मई 1998 में भारत द्वारा सफल परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ ने भी भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों को आरोपित किया, जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच और यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। लेकिन 2-3 वर्षों के अंतर्गत ही भारत के प्रयासों से और तत्कालीन परिस्थितियों से एक सकारात्मक बदलाव आने लगा, जिसके फलस्वरूप दोनों राष्ट्रों के मध्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में वार्ता को शुरू किया गया, जिससे उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सके। सन 2000 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, यूरोपीय यूनियन के बीच में शिखर बैठक का आयोजन हुआ और निश्चित हुआ कि नियमित रूप से ये बैठक की जाए, जिसकी शुरुआत सन 2000 से लिस्बन शिखर सम्मेलन से हुई। वर्ष 2003 में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय सुरक्षा रणनीति नामक एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें भारत के रणनीतिक महत्व को पहली बार स्वीकार किया गया। साथ ही भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाने पर बल देने की बात कही गई। इसी के अनुरूप भारत व यूरोपीय संघ के मध्य सन 2004 से हेग में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें रणनीतिक भागीदार के तौर पे दोनों पक्ष मिले। यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण में इस बदलाव के आने के ठोस कारण थे, जैसे इस समय तक भारत दुनिया की एक महत्वपूर्ण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका था, जो तेजी से विकास कर रही थी। इसके साथ ही साथ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत सैन्य शक्ति के क्षेत्र में, भारत औद्योगिक उत्पादन में भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। भारत ने औद्योगिक उत्पादन में बड़ी तरक्की की। इसके साथ साथ भारत ने तकनीकी विकास किया, शोध में भारत काफ़ी आगे बढ़ा। खासकर आईटी क्षेत्र में भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। इसके साथ साथ भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था और एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने अपनी छवि को दुनिया में गढ़ लिया था। यूरोप के दृष्टिकोण से इसके साथ साथ भारत एक बड़ा बाजार था और यूरोपीय उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार था। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ सार्क से भी जुड़ना चाहता था, जिससे वहाँ की परिस्थितियों का, उसके मार्केट का वो लाभ उठा सके, उनका अपने पक्ष में रणनीतिक इस्तेमाल कर सके, जिसके लिए भी यूरोपीय संघ को भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों की आवश्यकता थी। वहीं भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस यूरोपीय संघ के 2 सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में या विभिन्न मुद्दों पर जिन पे संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग फोरम पे, महासभा में या विशेषकर सुरक्षा परिषद में जो मसले उठाए जाते हैं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए भारत को उनके सहयोग की आवश्यकता भी थी। इसके साथ साथ
यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देश, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये चारों राष्ट्र G8 के सदस्य थे। G8 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है, जिसका दुनिया पे एक व्यापक, उनकी नीतियों का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए या अपने अनुकूल नीतियों का निर्माण करने के लिए भारत को भी इनके सहयोग की आवश्यकता थी, या भारत इनके सहयोग को चाहता था। इस लिहाज से भारत इनके आए थे। दोनों पक्षों की आवश्यकताओं ने दोनों को आपस में रणनीतिक भागीदार बनने में सहयोग किया। इसी प्रकार इन संबंधों के आपसी बढ़ने के क्रम में दोनों पक्षों के मध्य 2005 के भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त कार्रवाई योजना पर सहमति बनी, जिसमें मूलतः 5 बिंदु थे, जिसमें कहा गया आपसी विचार विमर्श और वार्ता को नियमित बनाया जाए, राजनीतिक क्षेत्र में वार्ता और सहयोग को मजबूत किया जाए, जनता और जनता के बीच संपर्क को बढ़ाया जाए, विशेषकर सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया जाए, दोनों पक्षों पर आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श करने व सहयोग को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए और व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाए। इन तरीके के बिंदुओं को उसमें रखा गया और इस पर कार्यवाही करने की बात कही गई। 2008 में इसी एक्शन प्लान की समीक्षा की गई शिखर सम्मेलन में, और बदलते हुए परिदृश्य में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग के लिए 4 क्षेत्र, जिनको विशेष रूप से प्राथमिकता देने की बात की गई। इसमें उन्होंने कहा शांति व व्यापक सुरक्षा, जीवंत विकास, शोध व तकनीकी, जनता के मध्य आपसी संबंधों विशेषकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। फिर नवंबर 2009 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको शिखर सम्मेलन के क्रम में 10वां शिखर सम्मेलन कहेंगे। दोनों पक्षों में आपसी व्यापार को तेजी से बढ़ाने की बात हुई। कहा गया कि 80 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर तक, 200 अरब US डॉलर तक 4 वर्षों में इसको बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार, इसके साथ साथ आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग पे भी सहमति बनी। साथ ही दोनों पक्षों ने परमाणु संलयन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर उस ऊर्जा पर शोध के लिए दोनों पक्षों में समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय ताप परमाणु प्रायो रिएक्टर ITER में भारत को भागीदार बनाया गया, जो कि एक रिसर्च परियोजना थी, जो स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे जिसका प्रयोग किया जाना था और बाद में किया भी गया। वहीं 2017 में 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भारत और यूरोपीय यूनियन की सामरिक भागीदारी को और बढ़ाने और भारत की प्रगति एवं विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रिम सहयोग की बात की गई। साथ ही सौर ऊर्जा, मेट्रो, विज्ञान व शोध के क्षेत्र में निवेश संबंधी समझौते हस्ताक्षरित हुए और आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के विषयों पर मिलकर काम करने की बात कही गई। इन सब बातों के साथ साथ इतने लंबे समय में जब से भारत और यूरोपीय संघ के संबंध स्थापित हुए और अब तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच में सहयोग के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आर्थिक व्यापार क्षेत्र में सहयोग, आतंकवाद उन्मूलन पे दोनों पक्षों ने सहयोग
पर काफ़ी बल दिया। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग था भारत का भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ में। परमाणु ऊर्जा के संबंध के में खासकर शांतिपूर्ण उपयोग के संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी सहयोग हुआ। ITR परियोजना में भी भारत ने भागीदारी की। सौर ऊर्जा के संबंध में भी दोनों पक्षों में, विशेषकर फ्रांस और भारत के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना, जो कि सौर ऊर्जा के संबंध में रिसर्च का एक विश्व स्तर का एक संगठन है। UNO के लोकतांत्रिकरण पर सहमति हुई कि उसमें होना चाहिए। बौद्धिक विश्व के लिए भी आपसी सहयोग की बात की गई। विज्ञान और शोध को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों के बीच में सहयोग रहा। विज्ञान, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में भी काफ़ी सहयोग हुआ। इसके साथ साथ रक्षा, जिसमें हथियारों की बिक्री, चाहे वो ब्रिटेन के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, चाहे वो जर्मन के साथ हो या अन्य देशों के साथ में भी, और कई देशों के साथ में भारत संयुक्त सैन्याभ्यास भी करता है, जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है और बहुत सारे राष्ट्रों के साथ भारत जो है मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवी एक्सरसाइज या एयरफोर्स की एक्सरसाइज बायलैटरल या बहुपक्षीय युद्धाभ्यास भारत कर रहा है। इन सब सहयोग के क्षेत्रों के साथ साथ, इतना सहयोग के साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें दोनों में असहमति है या मतभेद है। जैसे परमाणु अपसार के मुद्दे पर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में मतभेद है, क्योंकि भारत ने अब तक CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मानवाधिकार के मुद्दे पर लंबे समय तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मतभेद रहा, क्योंकि यूरोपीय संघ खासकर कश्मीर के मुद्दे पे मानवाधिकार की बात करता था, जिसकी भारत आलोचना करता था। यूरोपीय संघ द्वारा जो निर्यात पे सब्सिडी दी जाती है, उसकी भारत ने आलोचना की। भारत ने कहा उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए या उसको समाप्त किया जाना चाहिए। पर्यावरण मुद्दों को लेकर भारत और यूरोपीय संघ में असहमति है। उसकी जवाबदेही के बारे में असहमति है। उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की या बाध्यकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में भारत के जो विचार हैं उसमें असहमति है। व्यापारिक मतभेद हैं, कई सारे शुल्कों के बारे में व्यापारिक मतभेद हैं, जिसके कारण अभी तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच में समझौता, FTA का समझौता, मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर दोनों में मतभेद हैं। इसके अलावा अनुमत FDI, जो अनुमति के आधार पर जो FDI को अलाउ किया जाता है, इस विषय को लेकर भी दोनों में असहमति है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखने की बात है कि भारत में सहयोग के तौर पे यूरोपीय संघ ने भारत के सर्व शिक्षा अभियान, भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत के बाल स्वास्थ्य मिशन जैसी अनेकों परियोजनाओं में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। ये यहाँ याद रखने वाली बात है। इन दोनों राष्ट्रों के मध्य बहुत सारे बिंदुओं में आपसी सहयोग हुआ, लेकिन इन संबंधों में कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक संबंध असमान हैं। हालांकि भारत के लिए यूरोपीय यूनियन एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के तौर पे, एक ब्लॉक के तौर पे भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन भारत का यूरोपीय देशों के सदस्यों के साथ जो व्यापार है वो समान ना होकर असमान है। भारत का व्यापार अधिकतर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ है, बाकी राष्ट्रों से काफ़ी कम है। यहाँ जबकि जर्मनी के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक है। जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूरोप में। इन सभी कमियों और सीमाओं के बावजूद दोनों पक्ष, भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीकी, शोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान में काफ़ी मजबूती आई है। रणनीतिक साझेदारी काफ़ी सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। इसी कारण
यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के सक्रिय सहयोग से भारत MTCR, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप और वासेनार व्यवस्था में भारत को जो सदस्यता प्राप्त हुई उसमें यूरोपीय संघ के सदस्यों की और यूरोपीय संघ की एक संगठन के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो भी तब जबकि भारत CTBT और NPT पे हस्ताक्षर नहीं किया है, जो कि यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार दोनों पक्ष भारत और यूरोपीय यूनियन आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे ये उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध भविष्य में काफ़ी बेहतर होंगे और मजबूत होंगे, जिससे भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों को परस्पर लाभ होगा और इसके साथ साथ इसका लाभ दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रों को और यूरोप के अन्य राष्ट्रों को होगा।